एमनियोसेंटेसिस कंप्लीट हो गया था। एमनियोसेंटेसिस मैंने जो भी चीज बताई थी, जैसे एक प्रीवियस टॉपिक के साथ भी स्टार्ट करते हैं। एमनियोसेंटेसिस के मैंने इंडिकेशंस बताए थे। इंडिकेशंस में जैसे कि ग्रेटर देन 35 ईयर ऑफ द एज ग्रुप, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ट्राइसोमी बर्थ, ठीक है। और ये कब करना चाहिए, ठीक है, डन बिटवीन 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। इसी तरीके से हमारे को इसी तरीके से क्या रहेगा, कोर्डोसेंटेसिस। आप अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये जो नोट्स बनेंगे ना आपके, वो आपको कोई भी बुक में या कोई भी गाइड बुक में भी ये नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कोर्डोसेंटेसिस सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, ये डन बिटवीन 16 to 20, तो ये डन बिटवीन 18 आफ्टर 18 वीक ऑफ गेस्टेशन। कभी भी कर सकते हो आफ्टर 18 वीक ऑफ गेस्टेशन। और ये जो इंडिकेशन है, इसी में से हमारा क्वेश्चन बनता है, कोर्डोसिंथेसिस एंड एमनियोसेंटेसिस एंड इनके इंडिकेशन से। तो वही चीज हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोर्डोसिंथेसिस के इंडिकेशन, फीटल हेमोलाइटिक डिजीज, नेक्स्ट फीटल वायरल इन्फेक्शन, दो ही कंडीशन है इसके अंदर, फीटल हेमोलाइटिक डिजीज एंड फीटल वायरल इन्फेक्शंस। आपको पता होगा, तो मैंने इससे पहले बात की थी ट्रिपल मार्कर टेस्ट की, ठीक है। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में हमने बात की थी, तो उसी से टॉपिक ले रहा हूँ, और वो टॉपिक बनता है हमारा किससे, एडवर्ड सिंड्रोम से। तो एडवर्ड सिंड्रोम में पहले क्या लिखेंगे हम, फीचर्स ऑफ कौन सा ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 18। और ट्राइसोमी 18 को ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी 18। फीचर्स पूछे जाते हैं, किस वे में पूछे जाएंगे, ऑल एक्सेप्ट करके। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और हमारे को लगता है कि इन्होंने ऑप्शन गाइड के टिपिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमारे को छोड़ देने चाहिए, बट नहीं, सिंपल चीज है, आपको ये याद रखनी चाहिए। फीचर्स ऑफ द ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 के फर्स्ट, ये जो मैं फीचर्स लिख रहा हूँ, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, IUGR, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट, then cardiac defect like VHD, AHD, PDA, और severe MR, then horseshoe kidney, then clenched hand, or overlapping fingers, then syndactyly, then rocker button feet, अब इनको कुछ वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो इनको आप गूगल करना। और मैं ये क्यों चाहता हूँ, बिकॉज
गूगल करोगे तो वहां पे कुछ इमेजेस दिखाई देगी, तो वो इमेज आपके ब्रेन में ज्यादा वो रहेगी कि हाँ रॉकर बटन फीट है, मतलब ये किसका फीचर्स है, हमारा एडवर्ड सिंड्रोम का फीचर है, ठीक है ना। रॉकर बटन फीट। तो जैसे कि मैंने बोला, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हैं किससे, एडवर्ड सिंड्रोम से, और क्या पूछा गया था, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्राइसोमी 18। तो हमारे को इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हमारे को ये सारे के सारे फीचर्स हमारे को ट्राइसोमी 18 के पता होने चाहिए। कुछ भी भूल जाओ बट ये सिम्टम नहीं भूलना है। इसी तरीके से ये लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ द ट्राइसोमी 13, features of the trisomy 13, and trisomy 13 known as a पटाउ सिंड्रोम। और इसमें से भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑल एक्सेप्ट करके, कौन सा इसका फीचर्स नहीं है। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, इससे बार कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से फीचर्स हैं। कार्डियक डिफेक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, क्लेफ्ट लिप पैलेट हो या लिप हो, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ओम्फेलोसील, पीसीकेडी, रेडियल एप्लेजिया, क्यूटिस एप्लेजिया, ये सब एक साथ में ही लिख सकते हो। क्यूटिस एप्लेजिया, देन पॉलीडेक्टाइली, ओके। तो ये सारे के सारे फीचर्स किसके हुए, कार्डियक डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, ओम्फेलोसील, पीसीकेडी, पॉलीडेक्टाइली, क्यूटिस एप्लेजिया एंड रेडियल एप्लेजिया, ये सारे सिम्टम आते हैं हमारे किसके अंदर, ट्राइसोमी 13 के अंदर। अब हमारा कौन सा वर्ड बच गया, टर्नर सिंड्रोम। तो फीचर्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। एंड टर्नर सिंड्रोम आप सबको पता है 45x0 फीचर्स पूछेगा ही पूछेगा। और किससे कैसे पूछेगा, ऑल एक्सेप्ट करके, क्योंकि पहले एआईपीजीटी के क्वेश्चंस रहते थे जिसके अंदर पूछ लिया टर्नर सिंड्रोम में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 45x0। बट अब नाउअडेज ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो वो क्या पूछे जाएंगे, फीचर्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। अगर हम यूपीएससी वाइज भी बात करें तो यूपीएससी में भी इसी लेवल के आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो हमारे को फीचर्स पता होने चाहिए। फीचर्स लिखिए, इससे बाहर फीचर्स पूछे नहीं जाएंगे, अपने को ये फीचर्स भी याद रहेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं रहेगा। शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड चेस्ट, वाइडली स्पेस्ड निपल, then third, congenital lymphadenoma, then cubitus vulgus, then
webbing post neck, then high arch palate, high arch palate, then ovarian dysgenesis, or ovarian dysgenesis leads to the infertility. Next, hypoplastic uterus. अच्छा, अब सर आप कहेंगे, आप इस सभी कहेंगे कि सर इतने सारे फीचर्स तो हमारे को याद रहेंगे नहीं, तो कुछ याद रहे या ना रहे, ये पॉइंट हमारे को याद रहना चाहिए कि अ पेशेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंटेड विद द नॉर्मल इंटेलिजेंसी, वो मेंटली ड्राफ्ट नहीं होता है, वो नॉर्मल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है, मेंटली वीक, ओके, लॉस ऑफ मेमोरी एंड ऑल, बट हमारे को ये याद रखना है कि यही ऑल एक्सेप्ट वाइज जो आंसर टिक करना है वो यही रहता है, ठीक है ना। तो वैसे सारे पॉइंट याद रखने हमारे लिए बहुत जरूरी है। शॉर्ट स्ट्रक्चर, ब्रॉड चेस्ट, वाइड स्पेस निपल, कंजेनाइटल लिम्फेडेनोपैथी, क्यूबाइट वल्गस, वेबिंग पोस्ट नेक, हाई आर्च पैलेट, ओवेरियन डिसजेनेसिस और इनफर्टिलिटी, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, ओके। तो आपको एक सिंपल वे में चीजें पता चल रही हैं कि 13 है मींस दी पटाउ सिंड्रोम है, 18 है मींस दी एडवर्ड सिंड्रोम है, एंड 21 है मींस दी डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। तो ये हमारा कंजेनाइटल पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई थिंक कंजेनाइटल वाइज है ना, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके अंदर कई सारी चीजों का में कंफ्यूजन भी रहता है, तो इनको आप एक साथ अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखना, ये कंजेनाइटल पार्ट के हैं। देन नेक्स्ट, fetal well-being. नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, fetal well-being। कैसे डिसाइड करोगे fetal well-being को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हमारे पास में fetal well-being 3 टाइम देख सकते हैं। फर्स्ट, एंटीपार्टम, सेकंड इंट्रापार्टम, एंड थर्ड वन इज दी पोस्टपार्टम, ओके। तो fetal well-being ड्यूरिंग दी एंटीपार्टम टाइम पीरियड में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट कहलाता है, पहले मैं पूरा लिखूंगा फिर आगे जब भी मैं बोलूंगा तो वो NST लिखूंगा मैं, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट सॉरी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। अभी नाम लिख लीजिए, मैं पूरा सारी चीज को समझा दूंगा, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, देन नेक्स्ट है बायो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, NST आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा टेस्ट बायो फिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल। और बायोफिजिकल प्रोफाइल का ही दूसरा नाम आपने सुना होगा, और वो है मैनिंग स्कोर। और यहीं से हमारा मैनिंग स्कोर से क्वेश्चन बनता है और वो मैं आगे समझाऊंगा। मैनिंग स्कोर मींस बायो, इसको किस नाम से जानते हैं, बीपीपी मैनिंग स्कोर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी आगे।
अभी मैं अपना मेरा चार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, थर्ड टेस्ट, विब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। देखो, कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे को छोड़नी होती है कि हाँ हमारे को केवल नाम याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर ये नाम आते हैं। विब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, फोर्थ, क्योंकि हमारे को ये नाम ही पूछे जाते हैं एंटीपार्टम में, कौन सा टेस्ट यूजफुल नहीं है एज ए फिटल वेलबींग। ठीक है, तो हमारे को टेस्ट के नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। विब्रो एकॉस्टिक टेस्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ऑक्सीटोसिन चैलेंजेस टेस्ट, ऑक्सीटोसिन चैलेंजेस टेस्ट। ओके, तो ये 5 टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे को एंटीपार्टम में यूजफुल हो सकते हैं एज ए फीटल वेलबींग की देखने के लिए। ड्यूरिंग इंट्रापार्टम, अगर इंट्रापार्टम की बात करें तो कौन सा टेस्ट होगा? सीटीजी। सीटीजी की फुल फॉर्म एक बार तो लिख ही देता हूँ, कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी, फिटल हार्ट रेट एफएचआर, फीटल स्कैल्प पीएच, फीटल स्कैल्प पीएच मॉनिटरिंग, देन फीटल, ये मैं सारे इसलिए लिख रहा हूं जैसे कि मैंने वो पहले भी बोला था, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ऑल एक्सेप्ट करके। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट यूजफुल नहीं है ड्यूरिंग दी इंट्रापार्टम, एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रापार्टम में लास्ट टेस्ट है ये फीटल पल्स मॉनिटरिंग, पल्स ऑक्सीमीटर। ओके, सीटीजी कार्डियोटोकोग्राफी, फीटल हार्ट रेट, फीटल स्कैल्प पीएच मॉनिटरिंग, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री। देन तो ये कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से पोस्टपार्टम, यहाँ पे हमने कौन सा स्कोर का नाम पढ़ा था? मैनिंग स्कोर। और इसी तरीके से पोस्टपार्टम में हम सबसे पहला कौन सा स्कोर देखते हैं? एप्गार स्कोर, जो आपको थर्ड ईयर की याद दिला रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट पूछते हैं। तो ये होता है हमारा एप्गार स्कोर। तो हम केवल ड्यूरिंग हमारी थर्ड ईयर हम केवल एप्गार स्कोर पढ़ते हैं, बट इस तरीके से जो डिफरेंशिएटली कोई भी चीज अपने को नहीं पता होती है कि एप्गार स्कोर के साइमल्टेनियसली कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं फॉर फीटल वेलबींग। ओके, देन जहाँ पे हम इंट्रापार्टम में है क्या देख रहे थे? फीटल स्कैल्प पीएच। इसी तरीके से पोस्टपार्टम में हम क्या देखते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड पीएच, अम्बिलिकल कॉर्ड पीएच। ओके, तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था बायोफिजिकल प्रोफाइल पे, बीपीपी पे मींस हमारे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बीपीपी प्रोफाइल है, मींस जैसे कि हम बोलते हैं ना एनीमिया प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, तो उसके अंदर 3-4 चीजें आती है ना, जैसे कि T3, T4 एंड TSH। तो ये हम इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं कि थायराइड प्रोफाइल करवा के लेके आइए। ठीक है, तो उसी तरीके से बीपीपी मींस दी प्रोफाइल है, तो कुछ टेस्ट मिलके बनते हैं हमारा बीपीपी। बीपीपी बोले तो मैनिंग स्कोर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से 5 ऐसे टेस्ट हैं और ये पता होने चाहिए। पहले बोल रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, 5 टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट,
नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था। सेकंड है फीटल ब्रीथिंग। थर्ड है हमारा फीटल मूवमेंट। फोर्थ है हमारा फीटल टोन। फिफ्थ है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ओके, तो ये पांचों चीज मिलके क्या बनाती है हमारी बायोफिजिकल प्रोफाइल। नॉन स्ट्रेसेस, फीटल ब्रीथिंग, फीटल मूवमेंट, फीटल टोन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम्स। ओके, तो यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने बात की थी कलर डॉपलर की। इंपॉर्टेंट नोट है, बीच में नोट लिख लो भले ही, क्योंकि कोई भी चीज नोट करवा रहा हूँ मतलब उसको अपन को किसको एक बॉक्स के अंदर ताला लगा के रखना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। नोट आता है किससे? कलर डॉपलर से। कलर डॉपलर, कलर डॉपलर कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अगर आर्टरी की बात करें या वीनस की बात करें, तो आर्टरी में यूजफुल हो सकती है हमारे यूटराइन। सेकंड अम्बिलिकल। थर्ड मिडल सेरेब्रल। मिडल सेरेब्रल एंड वीनस की बात करें तो वीनस में कहां पे काम आ सकता है कलर डॉपलर हमारा? डक्टस विनोसस एंड अम्बिलिकल। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग इन अर्ली प्रेगनेंसी। टॉपिक क्या है? और मैं जो ये फ्लो चार्ट अब बनाने वाला हूँ, तो ये आपका एक पेज पे आना चाहिए। तो अगर आप अपने मिडल ऑफ द पेज पे हैं तो अपने न्यू पेज से स्टार्ट करना ये टॉपिक को। टॉपिक की हेडिंग डालो एंटीनेटल and of the fetal well-being in early pregnancy। ये हमारा टॉपिक बना, ठीक है। तो एंटीनेटल पार्ट में आपको मैंने जैसे कि बताया था हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम किसी भी पेशेंट को आता है तो हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम बायोकेमिकल टेस्ट करा लिए, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, बायोफिजिकल प्रोफाइल देखा। बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल किससे देखेंगे? यूएसजी से। किससे देखेंगे? यूएसजी से। देन क्या कराएंगे हम? साइटोजेनिक स्टडी। साइटोजेनेटिक स्टडी। अब यूएसजी कराया बायो, अभी मैं फर्स्ट पॉइंट को ही समझाऊंगा। ये जो पॉइंट है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये और ये पॉइंट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से फ्लो चार्ट चलता है समझने की कोशिश करना। बायोफिजिकल प्रोफाइल मींस यूएसजी करवाया। यूएसजी के अंदर अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन
नाइटल मान फॉर्मेशन प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? आपने एंटीनेटल केयर कर रहे हो और यूएसजी में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आ रही है, तो हम क्या एडवाइस करेंगे? डायरेक्टली टर्मिनेशन। कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्टली टर्मिनेशन। ओके। अगर एब्सेंट है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी एब्सेंट है, वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे? पहली चीज, पहला काम क्या करेंगे? क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे। क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे एंड प्लस क्या करेंगे? कौन फुल फॉर्म बताएगा? फुल फॉर्म प्लीज, मैं अपना चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, फुल फॉर्म प्लीज। नो वन? Daily fetal movement count. वेरी गुड, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। ओके, एंड डेली फीटल मूवमेंट काउंट कब दिखाई देने लगते हैं? आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा, फ्रॉम ऑनवर्ड्स टू 28 वीक्स। ओके, अब ये दो चीज कर रहे हैं तो हमारे को इससे नीचे का चार्ट पर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला चार्ट को देखिए कि वो अगर क्या हो सकता है? नॉर्मल हो सकता है। अगर नॉर्मल है डेली फीटल मूवमेंट काउंट, तो सिंपली क्या करें? अपनी जो मॉनिटरिंग है उसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू दी मॉनिटरिंग। ओके, इफ डेली फीटल मूवमेंट काउंट एबनॉर्मल है, क्या है? एबनॉर्मल है, तो हम क्या कराएंगे? एनएसटी की फुल फॉर्म अब आप बोलो। एनएसटी की फुल फॉर्म नॉन स्ट्रेस टेस्ट। Non-stress test. एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक्चुअल में दो तरीके से होता है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर रेस्पॉन्सिव है तब तो इसको रिपीट करो, नॉन रेस्पॉन्सिव है तो क्या करेंगे? नॉन रेस्पॉन्सिव होने पे हम एक चीज कर सकते हैं, और वो क्या है? मॉडिफाइड, जो लेटेस्ट है, ठीक है ना, मॉडिफाइड बीपीपी। बीपीपी मींस दी बायोफिजिकल प्रोफाइल, एंड मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या हो सकती है? नॉर्मल है और एबनॉर्मल है। नॉर्मल है तब तो सिंपली रिपीट करते जाओ फॉर ए वीकली, वीकली इसको रिपीट करना होता है, ठीक है। एंड अगर एबनॉर्मल है, प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली आफ्टर डिस्कनेक्टिंग दिस क्लास। ये क्लास शायद तक 5 मिनट में या 4 मिनट में ओवर होने वाली है, तो प्लीज रीजॉइन अगेन विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके, अगर एबनॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल निकला था हमारा? नॉन रेस्पॉन्सिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, देन हमारा मॉडिफाइड बीपीपी भी एबनॉर्मल निकला, तब हम पेशेंट का क्या कराएंगे? यहाँ पे हमारा कराते हैं डॉपलर। तो इस डॉपलर को समझाने के लिए ये मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट समझाया है, और डॉपलर के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट होगा। अब मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? डॉपलर के अकॉर्डिंग होगा। तो डॉपलर टेस्ट कितने लेवल के बाद में होता है, अब आपको समझ में आया होगा। एंड एबनॉर्मल काउंट और स्कोर की अगर बात करूं, बीपी की, मॉडिफाइड बीपीपी की अगर बात करूं, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाई मिस्टेक अगर गलती से आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में
तो पता होनी चाहिए बीपीपी के बारे में। अगर मैनिंग स्कोर की बात करें तो पहली चीज तो इसके 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि 5 पॉइंट कौन कौन से। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, बॉडी बॉडी मूवमेंट, फीटल मसल्स टोन कैसी है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई जो बेसिक लेवल पे अगर 5 चीजें पूछ ली हैं तो आपको पांचों चीजें आपको पता है। ठीक है, बट अगर हाई लेवल का क्वेश्चन है तो वो क्या पूछेंगे, ऑब्जर्वेशन फॉर 30 मिनट्स करने पे इनका अगर स्कोर, नॉर्मल स्कोर रेंज क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉर्मल स्कोर रेंज क्या है। नॉर्मल स्कोर कितना होता है इसमें, 2 and abnormal score is 0, high score is 10, low score is 0. The low score 0, high score 10, normal score is 2. ओके, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये बॉक्स में डाला है, स्टार लगा के रख सकते हो। यहां तक अगर अपने का कंप्लीट हो जाता है तब हमने क्या कर लिया, एंटीनेटल केयर को कंप्लीट कर लिया। तब हमारा स्टार्ट हो सकता है क्या, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर, अगर ये आपको पता है वैसे तो ईडीडी हमारी कितने पे स्टार्ट होती है, एटम किसको बोलते हैं, 40 को बोलते हैं। अगर लेस देन 37 वीक है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्री टर्म लेबर। हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है, तो हम बात करेंगे आगे नॉर्मल लेबर की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। चैट बॉक्स में डालिए नॉर्मल लेबर को टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं। नॉर्मल लेबर को यूटोशिया, क्या टर्मिनोलॉजी आती है, यूटोशिया, क्योंकि वहां पे यूटोशिया ही मेंशन होगा आपके पेपर में, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो। तो हमारे को कुछ करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए नॉर्मल लेबर के। नॉर्मल लेबर के क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और रिजॉइन करते हैं इमीडिएटली। ओके।